ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमने मेंडल के जो बहुत सारे लॉ, अभी आवाज सभी को क्लियर है बच्चों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके थ्रू हमने क्या देखा था कि किस तरह से जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो किस तरह से इनहेरिट होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या है? मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन एक सिंगल जीन का इनहेरिटेंस आप स्टडी कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको तो आपके अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक सिंपल जीन है वो किस तरह से इनहेरिट होती है, इसको हम जो है स्टडी यहाँ पे करेंगे। आपके अंदर जो जीन्स हैं अराउंड बेटा 30,000 जीन्स आपके अंदर प्रेजेंट हैं और वो सभी इनहेरिट होती हैं एक से दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक जीन देखेंगे कि एक जीन कैसे इनहेरिट होती है अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो मेंडल ने इनहेरिटेंस किसके ऊपर स्टडी किया था? पी प्लांट के ऊपर किया था। साइंटिफिक नेम है उसका पाइसम सैटिवम, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी किया। तो हम उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि मेंडल ने कौन कौन से जो कैरेक्टर्स थे वो पी प्लांट के स्टडी किए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट में आपको वही लॉज एक बार दोबारा बता देती हूँ। उसने जो कैरेक्टर लिया था वो है, मान लो हम फर्स्ट कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट ऑफ स्टेम। क्योंकि हमें एक ही जीन का इनहेरिटेंस देखना है तो हम एक ही जीन को लेके चलेंगे। वो कौन सी जीन है? हाइट की, स्टेम की हाइट की। तो हमें पता है उसके लिए हमारे पास, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो हम पेरेंट्स लेंगे वो ये वाले लेंगे। हम हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को हम प्योर फॉर्म में लेंगे या हम कहते हैं होमोजाइगस फॉर्म में लेंगे। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये दोनों हमने ले लिए, ये है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में ये जो शो कर रहे हैं हम, ये उसका क्या शो कर रहे हैं? जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है इसका। पेरेंट के अंदर हाइट के लिए कौन सी जीन्स प्रेजेंट है, ये उसका जीनोटाइप है। अब ध्यान रखेंगे, आपको एक सबसे पहला लॉ मेंडल ने दिया था, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। उसने कहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो एक पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल करता है। किसी भी कैरेक्टर को या हम किसी भी ट्रेड की बात करें तो उसको कौन कंट्रोल करता है? ए पेयर ऑफ फैक्टर। तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट में, एक पेरेंट में भी पेयर में है, दूसरे पेरेंट में भी वो पेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला मेंडल का लॉ अप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। आपको मैंने बताया था कि मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उसको नहीं पता था, तो उसने जीन के लिए फैक्टर या यूनिट फैक्टर टर्म यूज की थी। और जो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं उसके लिए उसने पेयर ऑफ फैक्टर्स, जो हम एलील्स कहते हैं, उसको उसने कहा था पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो ये उसका पहला लॉ था कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जो कैरेक्टर है या ट्रेट है उसको एक पेयर ऑफ फैक्टर जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया। अब पेरेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पे जब भी गैमीट्स बनेंगे, आप यहाँ पे क्योंकि बेटा ये ध्यान रखेंगे होमोजाइगस है तो सेम ही कैपिटल टी यहाँ पे भी। तो इनमें जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा? जो एलील्स होंगी और जो फैक्टर्स हैं दे गेट सेपरेटेड and only one will be present in each gamete. ये gametes है। तो क्या हुआ? एलील जो है वो सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? मियोसिस। एलील्स गेट सेपरेटेड and only one allele of a character will be present in each gamete. हर एक गैमीट में एक एलील प्रेजेंट होगी उस कैरेक्टर की। तो यहाँ पे तभी तो कहते हैं हाफ नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हैं ये सारी एलील्स,
तो वो हाफ हो गया, यहाँ पे हर एक में एक एक प्रेजेंट है। तो इसको कहते हैं मेंडल का जो मेन लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे अप्लाई हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे अप्लाई हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वर्ड का मीनिंग होता है सेपरेट हो जाना, सेपरेशन हो जाना। तो यहाँ पे सेपरेट हो गई एलिन्स, यहाँ पे लॉ ये वाला अप्लाई हो गया। अब जब गैमेट्स बनते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन मैं आपको पुनेट स्क्वायर के थ्रू बताती हूँ। एक ग्राफ है जिसके थ्रू हम एक रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं गैमेट्स कैसे फ्यूज कर सकते हैं। तो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो इस पुनेट स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इन गैमेट्स को इस साइड रखेंगे, इन गैमेट्स को इस साइड रखेंगे, ठीक है। इसके गैमेट्स सेपरेट कर दो, एक पेरेंट है, इसके गैमेट्स इस वाली साइड रख दो। अब इनको कैसे करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया। तो उसने क्या देखा, ये जो जनरेशन आई इसको हमने कहा F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इस जनरेशन में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है सभी ने कि जो मेंडल था वो जो है वो सिर्फ प्लांट्स की जो सेल्फिंग करवा रहा था, सीड्स देख रहा था, सीड को ग्रो करके प्लांट की हाइट देख रहा था, वो इस चीज को जज नहीं कर रहा था। तो जब उसने फिनोटाइप ही देख रहा था, वो जीनोटाइप तो नहीं देख रहा था। उसने प्लांट्स लिए, उनमें सेल्फिंग करवाई, फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद सीड बना, उसने सीड को ग्रो किया। जब उसने सीड को ग्रो किया तो जो सारे के सारे प्लांट ग्रो हो गए वो सारे के सारे टॉल थे, उनमें कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं था। तो उसके पास सारे टॉल आए, फिर वो कंफ्यूज हो गया कि जो ड्वार्फ वाला भी तो पेरेंट था वहां पे, तो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर कहाँ पे गया। तो उसको ये क्लियर नहीं था कि क्या वो ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया कैरेक्टर, वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बाद में हम अप्लाई करेंगे उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले हम देख लेते हैं कि उसने कैसे पता किया कि ब्लेंडिंग नहीं हुई है। उसने ये बताया ब्लेंड नहीं होते कैरेक्टर्स, वो हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए हो, बट वो ब्लेंड नहीं होते। तो इसको उसने देखने के लिए क्या किया, उसने कहा मैं नेक्स्ट जनरेशन एक बार और देख लेता हूँ कि क्या उसमें भी ड्वार्फनेस नहीं अपीयर होगा, तो इट मीन ब्लेंडिंग हो गई। तो F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन के कोई से दो उठा लेते हैं और उनके बीच में सेल्फिंग करवा के फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा। तो यहाँ तक F1 जनरेशन आ गई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, आवाज थोड़ा सा जोर से बोला करें सभी, आवाज कम आती है मेरे पास, ठीक है। तो अब हम F2 जनरेशन निकाल लेते हैं इसकी। F2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 के हमने दो ले लिए, ये दो मेंबर ले लिए, ठीक है। इनका हम सेम प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे इनकी, ये हो गई गैमेट्स की फॉर्मेशन। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रख दिया, ये वाले यहाँ रख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनको ज्वाइन किया तो कैपिटल टी, इसको ज्वाइन किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको ज्वाइन किया कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान रखेंगे डोमिनेंट वाले को आगे ही लिखना है, फिर लास्ट वाला स्मॉल टी। तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो जीनोटाइप्स थे वो तीन तरह के जीनोटाइप उसको दिखाई दिए। एक जीनोटाइप था कैपिटल टी, ठीक है, और ये कितना है, एक। फिर एक जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो है, 2। और एक जीनोटाइप देखा उसको स्मॉल टी, और ये कितना है, 1। तो उसने देखा कि ये जो रेशो आई दैट इज रेशो ऑफ जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशो।
तीन तरह के जीनोटाइप थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये एक था, ये दो थे, ये एक था, तो रेशो आ गई 1:2:1। लेकिन जब उसने, क्योंकि मेंडल तो जीनोटाइप नहीं देख रहा था, वो फिनोटाइप देख रहा था, तो फिनोटाइप बाहर से देखने पे क्या दिखा उसको कि प्लांट दो तरह के थे, या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, दो तरह के प्लांट्स थे। तो जब टॉल थे वो ये भी टॉल, ये भी, इसमें एक डोमिनेंट है तो ये टॉल ही रहेगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये ड्वार्फ। लेकिन ध्यान रखिए उसने सिर्फ बाहर से, उसके पास मान लो बहुत सारे सीड्स थे, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, उनमें से उसने रेशो निकाल के ऑब्जर्व किया था ये। तो देखा तो जो टॉल थे, यहाँ पे हम कर देते हैं 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, तो ये कौन सी रेशो हुई? दैट इज फिनोटिपिक रेशो। ये फिनोटाइप है बेटा जो बाहर से देख रहे हैं, तो ये रेशो हो गई फिनोटिपिक रेशो। तो ये फिनोटिपिक रेशो उसने ऑब्जर्व की, और इस रेशो को उसने, फिर उसको क्लियर हो गया कि जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था ये कहीं पे ब्लेंड नहीं हुआ था, बट ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, किसी दूसरी जो एलील है वो उसने इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। फिर इसने लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि मान लो यहाँ पे तो क्या, जो हमने F1 जनरेशन देखी थी उसी पे अप्लाई हो जाता है कि जब भी किसी कैरेक्टर के लिए दो जो कंट्रास्टिंग एलील हैं, कंट्रास्टिंग का मतलब ये दोनों कंट्रास्टिंग एलील हैं किस कैरेक्टर की, हाइट की। किसी भी कैरेक्टर के लिए जब ऑर्गेनिज्म में कंट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट होती हैं, या हाइब्रिड कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, या हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, तो उनमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, अपने कैरेक्टर को, अपने ट्रेट को, उसको डोमिनेट कहेंगे, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी उसको हम रिसेसिव कहेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो जाता था। तो यहाँ तक का था इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो बताएं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताएं, और अगर समझ आ गया तो थंब का इंप्रेशन दें जल्दी से सभी बच्चे। जिसको समझ में आ गया है वो थंब का इंप्रेशन दें। ठीक है, आयुष बेटा आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो अभी तक, ठीक है? वीडियो ऑन करके पढ़ा नहीं जाता, मतलब कैमरे पे हाथ आता है। अच्छा, तो आप उस पे आ जाया करो ना, मेन के जहां पे ये चल रहा है, तो आपको अपना तो नहीं वो दिखाई देगा। चलो कुछ भी है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी अब बात आ गई, हमने तो यहाँ पे देख लिया कि ये जीनोटाइप रेशो आई है, लेकिन मेंडल को कैसे पता चला? मेंडल को तो ये तीनों ही टॉल दिखाई दे रहे थे, तो वो कैसे पता करेगा कि हाइब्रिड वाला प्लांट कौन सा होगा और प्योर वाला प्लांट कौन सा होगा? ये कैसे पता चलेगा उसको? कि अब उसके लिए तो उसने फिनोटाइप से ये रेशो निकाल दी थी मेंडल ने, और उसको ये भी पता चल गया था कि मिक्सिंग नहीं हुई है, ब्लेंडिंग नहीं हुई है, तो उसे, इसको हम कहेंगे ये दोनों अननोन जीनोटाइप है उसके लिए दोनों प्लांट बाहर से टॉल हैं। उसको कैसे पता चलेगा कि प्योर टॉल कौन सा है और हाइब्रिड टॉल कौन सा है? तो उसके लिए एक क्रॉस दिया गया जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में आ जाता है, काफी बार पूछा जाता है इसको। इसके लिए हेडिंग दिया जाता है हाउ टू नो अननोन जीनोटाइप। अननोन हमारे लिए दो हैं, दोनों के दोनों टॉल हैं, बट हमें नहीं पता बाहर से देखने पे कि वो प्लांट, सिर्फ हमें प्लांट की लेंथ ज्यादा दिखाई दे रही है, बस
हमें नहीं पता वो प्योर टोल है हेटेरोजाइगस टोल है, तो कैसे पता करेंगे? तो टेस्ट क्रॉस में ध्यान से सुनने क्या किया जाता है, जो भी अननोन जीनोटाइप है उसको ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म के साथ, प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया जाता है, फिर उसकी रेशो देखी जाती है। आप सभी बच्चे, अगर आपके पास पेन पेंसिल जो नहीं है, कॉपी नहीं है, तो एक बार देख लें, सर्च कर लें और उसको रख के बैठें, क्योंकि मैं आपसे भी अभी कुछ क्रॉस भी करवाऊंगी। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है? ये समझ ले, ये भी अननोन है, हमें नहीं पता प्योर है ड्वार्फ है, ये भी हमारे लिए अननोन ही है, हमें नहीं पता प्योर है या होमोजाइगस है, ड्वार्फ नहीं, प्योर है या हेटेरोजाइगस फॉर्म है, हमें नहीं पता किस तरह की फॉर्म है ये, तो इसको हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है? इसके हमने गैमेट्स बना दिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट्स बन गए। अब इसको ड्वार्फ के साथ मीन स्मॉल टी वाले के साथ हमें क्रॉस करवाना है, ठीक है? इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? स्मॉल टी। जल्दी से क्रॉस करके बताएं कि कितने ऑर्गेनिज्म आए, जल्दी से। आपको मुझे फिनोटाइप की रेशियो बतानी है। हम 1:1। 1:1 मैम। 1:1। ये आप सभी ने कर लिया? यस मैम। तो रेशियो क्या आएगी देखो, तो ये वाले कैसे होंगे? टॉल। टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये दोनों ड्वार्फ। ड्वार्फ। तो 2 टॉल 2 ड्वार्फ, तो 1:1 हो गई। तो इट मीन्स अगर 1:1 आती है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हाइब्रिड होगा, अगर 1:1 आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको भी हम क्रॉस करवाते हैं, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। इसके भी हमने ये गैमेट्स बना दिए, इसको भी ड्वार्फ के साथ करेंगे। जल्दी से करें, क्या रेशो आई फिनोटाइप की वो बतानी है मुझे। 4:0। रेशो देखो, रेशो कैसे निकालेंगे? फिनोटाइप की रेशो, कितनी तरह के फिनोटाइप बने ये बताओ, बाहर से देखने पे कितनी तरह से दिखाई देंगे? हम सिर्फ एक ही कितनी दिखेगा। तरह के मैम plants? 1। हम सिर्फ टॉल ही दिखेगा। एक ही सेम सारे है टॉल सारे? दिखेंगे। यस मैम। सारे के सारे टॉल। यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और सारे के सारे क्या है? टॉल। अगर सारे के सारे टॉल आ रहे हैं, अगर आपने अननोन जीनोटाइप को ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया और सारे टॉल आए, तो वो प्योर डोमिनेंट है, ठीक है? और अगर 1:1 आ गई तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। क्लियर हो गया ये क्रॉस आपको, टेस्ट क्रॉस? यस मैम। हाँ, तो टेस्ट क्रॉस का सबसे बेनिफिट ये होता है कि जब हमें पता ही नहीं है कि वो प्योर डोमिनेंट है या हाइब्रिड कंडीशन है, क्योंकि बाहर से देखने पे वो टॉल ही दिख रहा है, हमें उसका करेक्टर ही दिख रहा है, अंदर से हमें जीनोटाइप नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर हमने उसका अननोन जीनोटाइप का पता करना हो तो हम उसको रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ या रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, और अगर हमारे पास 1:1 आती है तो वो हाइब्रिड वाली कंडीशन है, हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन है, और अगर हमारे पास सारे के सारे जो है टॉल या सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं तो वो ये वाली कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक। तो यहाँ पे ये टेस्ट क्रॉस सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि किस तरह से है? यस मैम। आगे कंटिन्यू करें? ठीक है, किसी बच्चे को डाउट हो तो अभी पूछ ले, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। डन? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की?
टेस्ट क्लोज, क्लियर सभी को? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. बाकियों की आवाज नहीं आ रही, बच्चों की कहाँ है बच्चे बाकी सारे? चलो ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब आएगा आपका टॉपिक। हमने देखा कि मेंडल ने काफी सारे लॉ दे दिए। सबसे पहला लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दिया। सेग्रीगेशन में उसने बताया कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द एलील्स of a character gets separated due to meiosis and only one allele of that character will be present in each gamete. और law of segregation को purity of gametes भी कहा जाता है। अब एक बात यहाँ पे आ जाती है, हमने कहा कि कोई एलील डोमिनेंट है, हमने कहा एक एलील रिसेसिव है। ऐसा क्यों है कि कोई एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और कोई ऐसी एलील होती है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है? इसके पीछे रीजन क्या है? दोनों की दोनों तो जीन ही है, फिर वो ऐसा क्यों है कि वो एक्सप्रेस एक कर देती है और एक नहीं कर देती? वो कोई अलाइव चीज तो हम नहीं कह सकते, हम कहते हैं वो क्या है, डीएनए से बनी हुई है, एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, दूसरी नहीं कर पा रही है। तो एक्सप्रेशन ऑफ एन एलील ये कैसे होता है? अब एक्सप्रेशन ऑफ एलील, कोई एलील अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है? आप सभी जानते हैं कि एलील बेसिकली क्या है? एलील इज ए फॉर्म ऑफ जीन, और जीन क्या है? जीन इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ डीएनए। और जीन का क्या फंक्शन होता है या डीएनए का क्या फंक्शन होता है कि इट हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अवर कैरेक्टर्स। डीएनए के पास हमारे सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है और ये हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जीन की भी डेफिनेशन हम यही देते हैं, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अवर कैरेक्टर। अब बात आ जाती है कंट्रोल आवर कैरेक्टर क्या होता है? ये हमारे कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल कर लेती है? कंट्रोल करने का मीनिंग क्या है? जैसे मैं ये बोलूं आपके पास ये है क्रोमोसोम, ठीक है, एक्चुअल में क्रोमोसोम ये है, तो यहाँ पे आपकी जो एक एलील है वो यहाँ पे है। मान लो ये प्लांट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे है कैपिटल टी, ये उसको मदर से ये क्रोमोसोम आया है और ये फादर से आया, ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है मान के चलो, ठीक है। तो एलील अगर मदर में यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो हो भी सकता है कि फादर में यहाँ पे स्मॉल टी हो। तो ये पॉइंट जहां पे कोई जीन प्रेजेंट होती है, इस पॉइंट को हम लोकस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जहां पे कोई जीन पोजीशंस होती हैं उस पार्ट को हम कहते हैं लोकस। तो सेम लोकस पे प्रेजेंट होती हैं ये एलील, जो होमोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं उनके सेम लोकस पे एलील्स जो है एक कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होती हैं। अब ये हमारे कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल कर रही है? तो एक बात ध्यान देंगे कि जो डीएनए है, डीएनए का पार्ट को कहा हमने, जीन से आपको मैंने बताया था कि जीन क्या करती हैं, इनके ऊपर से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो ये डायरेक्टली किसको कंट्रोल करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन की बात करें तो कौन से प्रोटीन? इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ जो है एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो बेसिकली क्या बना रही हैं वो? एंजाइम्स। अब कोई मुझे फंक्शन बताएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? क्या फंक्शन है एंजाइम का? समीर, Dahlia, what is the function of an enzyme?
किसी भी बच्चे को पता हो कोई भी फंक्शन? अभिनव, आर्यन, दीप्ति रंजन, किसी भी बच्चे को मैम तो फंक्शन नहीं पता इसका? मेटाबॉलिज्म। मेंटेन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मैंने सोचा ये क्लास छोड़ के आप बच्चे इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। तो क्या है जी, जो एंजाइम है वो बेसिकली क्या कंट्रोल करता है? आपके अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं, वो सारे के सारे एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ आपको, जैसे कि आपके अंदर यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कोई भी सबस्ट्रेट। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे एंजाइम। अब इसकी फॉर्मेशन टोटली डिपेंडेंट है कि एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा। ये पहले क्लियर रखना है कि किसी भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली एंजाइम के ऊपर। तो एंजाइम कौन बना रहा है? मैंने अभी बताया, जीन्स बना रही हैं, जीन के ऊपर डिपेंडेंट है एंजाइम की फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमने 2 एलील पढ़ी प्लांट के लिए, पी प्लांट के लिए, या हमारे लिए हमारी बात करते हैं, या किसी भी प्लांट की हाइट की बात करते हैं। आपकी हाइट ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ग्रोथ हार्मोन एक जो है प्रोडक्ट है जो बनेगा। जैसे ये मैं प्रोडक्ट कहूं, ये एक ग्रोथ हार्मोन है। अगर एंजाइम बना, नॉर्मल बना, तो नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन बनेगा और उसकी नॉर्मल हाइट होगी। अगर एंजाइम एबनॉर्मल बना तो, या नहीं बना, तो उस केस में ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा या नहीं सीक्रेट होगा, ये कंडीशन आएगी, तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि एक जीन है ये, एक जीन है ये, ठीक है, ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी। मैं बताती हूँ तो कैसे हुआ। इसको स्मॉल टी हमने क्यों कह दिया? ये ड्वार्फनेस क्यों कंट्रोल कर रही है, सारे टॉल क्यों नहीं होते? ये एक नॉर्मल जीन है जिसको हम कहते हैं अनमॉडिफाइड जीन, जिसका डीएनए बिल्कुल नॉर्मल है। ये वो जीन है जिसका डीएनए बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल जीन है तो एक नॉर्मल एंजाइम बनेगा, नॉर्मल एंजाइम बनेगा तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा तो कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन बन गया तो ग्रोथ हार्मोन से हाइट भी अच्छी हो जाएगी, कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया, हमने कह दिया ये है टॉल, क्योंकि ये एक अनमॉडिफाइड, मॉडिफाई नहीं हुई, कोई चेंज नहीं है इसमें, अनमॉडिफाइड या हम कहें नॉर्मल जीन है ये, या एलील है। लेकिन अगर मान लो इसी जीन में, इसी पार्ट में कोई चेंज आ जाए, कोई म्यूटेशन हो गई, तो क्या होगा? उस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे म्यूटेशन आ गई, इसी को बोल रही है, यहाँ पे म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन की वजह से ये या तो एंजाइम नहीं बना पा रही या अबनॉर्मल एंजाइम बना रही है, क्योंकि इसके डीएनए में म्यूटेशन आ गई मान लो, तो ये अबनॉर्मल होगा, तो इसकी टॉल हाइट का कैरेक्टर तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, तो ये प्लांट क्या रह जाएगा? ड्वार्फ। तो इसलिए फिर हमने इसमें चेंज आया था, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया फिर? स्मॉल टी। काफी सारी हमारी पॉपुलेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास नॉर्मल जीन्स होती हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कोई जीन है, एक नॉर्मल जीन है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे उसमें म्यूटेशन आ गई, तो आने वाली जनरेशन में वो जो जीन ट्रांसफर करेगा वो नॉर्मल जीन नहीं होगी, वो एक म्यूटेटेड जीन होगी। तो अब हमारे पास 2 तरह की जीन हो गई उसी पॉपुलेशन में। एक तो कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट है, कई ऐसे हैं जिनमें अबनॉर्मल जीन्स प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से कोई नॉर्मल कैरेक्टर जो है किसी का और किसी का एबनॉर्मल कैरेक्टर हो जाता है। तो इस तरह से जीन्स हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। अगर मान लो इसके बाद इसमें भी म्यूटेशन आ जाए कोई और, इसमें पहले से म्यूटेशन थी,
आने वाले टाइम में इसमें और म्यूटेशन आ जाए, हो सकता है इसका कोई तीसरा टाइप भी बन सकता है, तो उस पॉपुलेशन में 3 तरह की एलील्स प्रेजेंट हो जाएंगी। तो म्यूटेशन कभी भी आ सकती है किसी जीन में। हमारे पास मोस्टली ऐसी काफी सारी जीन्स हैं जिनमें कोई इस तरह की जीन है ही नहीं, इसको हम रिसेसिव कह देते हैं। और इसको हम डोमिनेट, जो एक नॉर्मल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, नॉर्मल कैरेक्टर नॉर्मल प्रोडक्ट बनाए, वो डोमिनेंट होती है। जो अबनॉर्मल प्रोडक्ट बनाए उसको हम रिसेसिव कह देते हैं। ये पॉइंट सभी के क्लियर है ये? Yes, ma'am. जैसे बेटा आपने ब्लड ग्रुप्स वाला कहा था, हमने ब्लड ग्रुप में हमने कहा था कितनी एलील पढ़ी थी हमने? 3। आई, कैपिटल आई जो है ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, 3। इट मीन उसकी हमारी ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन में वहां पे 3 एलील प्रेजेंट है। 3 एलील प्रेजेंट है, मतलब म्यूटेशन हो रही है उस जीन में, जिसकी वजह से उसके नंबर बढ़ता जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में एक और ब्लड ग्रुप भी राइज कर सकता है अगर कोई म्यूटेशन आ गई तो ये म्यूटेशन आने की वजह से एक जीन की अलग अलग फॉर्म्स जो है पॉपुलेशन में बन जाती हैं, बट म्यूटेशन इतनी फास्ट नहीं होती हैं कि इतनी सारी बन जाए। म्यूटेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, जो हम ये कहें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में वो होती है, जिसकी वजह से इस तरह की जो जीन्स हैं वो बनती हैं या इस तरह की एलील्स बनती हैं, फिर हम उनको रिसेसिव एलील कह देते हैं। सभी बच्चों को ये क्लियर है किस तरह से एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं? Yes, ma'am. बाकी बच्चों की आवाज नहीं आई मुझे। सभी बच्चों को क्लियर है कि कोई भी एलील जो है अपने कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करती है? ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल एलील है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो वो नॉर्मल जो है कैरेक्टर अपीयर होगा, जिसको हम डोमिनेंट कह देंगे। अब नॉर्मल एलील है, अब नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, तो उस एलील को हम रिसेसिव एलील कह देते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेज रही हूँ मीटिंग का, अभी मीटिंग एंड कर रही हूँ। सभी बच्चे सेकंड ज्वाइन